हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और आज के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हम इसी के ऊपर। आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी ईपीएफओ की फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं हम लोग हमारे चैनल के ऊपर, और ईपीएफओ एग्जामिनेशन में सोशल सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के अंदर सोशल सिक्योरिटी के। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल सिक्योरिटी की बेसिक्स सारी की सारी देख लेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसकी पार्ट 3 और पार्ट 4 2 पार्ट और आएंगे, वो मैं ना अपलोड करके अभी सोशल सिक्योरिटी इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके, मटेरियल मिल सके और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सको। इकोनॉमिक्स का पीडीएफ आपको मिल चुका है, आज आपको सोशल सिक्योरिटी का पीडीएफ मिल गया। आज के इस वीडियो में सोशल सिक्योरिटी के लगभग 2 या फिर 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर कवर कर चुका हूं और इसके बाद के जो चैप्टर्स है आप पीडीएफ को पढ़ करके नॉलेज ले सको। इसके अलावा आप नॉलेज ले रहे होगे, जैसे मेरी वीडियोस आएंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो बच्चे होंगे पढ़ाई के वक्त। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अच्छा, जो ये पीडीएफ जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इकोनॉमिक्स की आपको डाउनलोड करनी होगी या फिर अभी वाले की डाउनलोड करनी होगी तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है टेलीग्राम का, वरना आप नोवर निखिल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। 34,000 प्लस जहाँ पे सब्सक्राइबर्स वाला चैनल दिखेगा आपको, वही हमारा चैनल है, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप देख सकते हो हमारा डेली क्विज होता है और इस डेली क्विज को आप लोग दे सकते हो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर हम लोग पूछते हैं, जैसे कि आज का वीडियो हमारा डला है ना, तो जब ये वीडियो डलेगा इसी के ऊपर क्विज आपका आएगा। तो आप देख सकते हो डेली क्विज आप यहाँ पे होता है और आप डेफिनेटली इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक रिवीजन का काम ये करता है। तो जो भी करंट अफेयर्स डेली चल रहा होता है उसका और हमारे कुछ एक स्टैटिक टॉपिक होता है उसका, दोनों को मिला करके आपका ये क्विज होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक ही हो जाता है। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे डेली क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर और सीधा देखना शुरू करते हैं क्या है टॉपिक, क्या इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है और हर एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो टॉपिक का हमारा नाम है साफ साफ सोशल सिक्योरिटी, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी जो हमारा टॉपिक है, इसकी ये बुकलेट है जो आपको दिख रही है, इसकी फ्री डाउनलोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। 1 रुपया भी आपको किसी चीज़ का नहीं पे करने की ज़रूरत है, हर एक चीज़ फ्री में अवेलेबल है। सीए पूजा मिश्रा ने इसको कंटेंट को लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोफेशनल द्वारा लिखा गया है कंटेंट। अच्छा, एक बार आप देख लो कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में आपका ये आएगा, कौन कौन से एग्जामिनेशन में इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यूपीएससी ईपीएफओ जो हमारा है, ईओएओ है, इसके अंदर तो भाई डायरेक्ट आने वाला है। एसएससी सीजीएल के अंदर भी आता है, यूपीएससी सीडीएस के अंदर भी आता है, स्टेट पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा आता है और आपके बहुत सारे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। यूपीएससी का ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन के अंदर ही आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक हो जाता है जो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो ये इंडेक्स है, इसके अंदर टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं जो आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है और उसके बाद क्वेश्चन बैंक है। तो इंपॉर्टेंट आपके मेन होगा ये 7 चैप्टर्स। आज की इस वीडियो में या तो हम ईपीएफओ एक्ट तक देखेंगे, ठीक है, 1952 वाला, नहीं तो हम डीपीएसपी तक ही बंद कर देंगे हमारा वीडियो। इसके बाद जो एक और वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। 2 वीडियो मैक्सिमम मेरे ख्याल से लगेंगे इसके, खूब हुआ तो शायद 3 लग जाएं, वरना मैं कोशिश करूंगा कि आपके 2 ही वीडियो में कवर कर लूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक बार पहले समझ लेते हैं बेसिक है क्या। मैं हमेशा बेसिक से शुरू करता हूं ताकि एक बच्चा जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको भी अच्छे से नॉलेज मिल पाए। तो सोशल सिक्योरिटी होता क्या है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब है सामाजिक सुरक्षा। मतलब कि सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा दी गई आपको सामाजिक सुरक्षा को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि आखिर ये सुनने में तो लग रहा है क्या, मतलब सामाजिक सुरक्षा तो हमको पता ही है मोटा मोटी क्या है। तो क्या जो आपको एजुकेशन का जो अधिकार दिया गया है, क्या वही है सामाजिक सुरक्षा कि आपको पढ़ने दिया जा सके? या फिर क्या ये है सामाजिक सुरक्षा कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो? या फिर क्या संपत्ति लेना या फिर वोट करना, क्या यही है सामाजिक सुरक्षा कि सरकार आपको ये सब करने की सुरक्षा प्रोवाइड कर दिया कि आप ये सब कर सको, स्टेट आपके साथ है? क्या इसी को सामाजिक सुरक्षा कहा जाएगा? जी नहीं, सामाजिक सुरक्षा इससे बिल्कुल अलग है और इसी वजह से टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक राजनीतिक सुरक्षा और एक सामाजिक सुरक्षा के बीच का अंतर करना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसके क्वेश्चंस बहुत टिपिकल बन जाते हैं। और आज के जो वीडियो में हम चीज़ें देखेंगे ना, इसके अंदर मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो अभी आपको बस इतना समझ में आया कि सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक सुरक्षा से अलग है।
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सोशल सिक्योरिटी के बारे में कि आया कहाँ से। ये बेसिक हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी जो टर्म है ये आया यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से आया, ठीक है। 1931 या 1935 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और आपको शायद पता ना हो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी हमारे देश के लोग हैं वो कनाडा में सोचते हैं हमारा बच्चा पैदा हो जाए। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना हमारे देश में थोड़े पैसे वाले लोगों का, तो वो कनाडा में जाके बर्थ करते हैं, कनाडा में बच्चे देते हैं, क्योंकि उनको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाएगी, उनको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। और उसके साथ क्या मिलेगा आपको पता है? लाइफ टाइम का उनको मिल जाएगा इंश्योरेंस। क्योंकि वहाँ की सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है कि जो भी बच्चा कनाडा में पैदा होगा उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा, और भी कई फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन का भी वहाँ पे उनको अधिकार मिल जाएगा। वैसे ही अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर क्या है कि हर एक इंसान का, जैसे हमारा आधार नंबर है ना, वैसे ही अमेरिका में हर एक इंसान का सोशल सिक्योरिटी नंबर है, SSN। और उसी के तहत वहाँ के लोगों को सोशल सिक्योरिटी टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे आप इनकम टैक्स देते हो ना, वहाँ के लोग भी देते हैं इनकम टैक्स, लेकिन वहाँ पे एक टैक्स और लगता है जिसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी टैक्स। 6.3 के आसपास ये टैक्स है आई थिंक। और ये टैक्स जितना हम लेते हैं, यानी जितना अमेरिका की जनता देती है, उतनी ही अमेरिका की सरकार भी देती है उसी इंसान के लिए जिसने वो टैक्स दिया है। और वो सारा पैसा इकट्ठा होता है उसी आदमी के रिटायरमेंट के लिए। ये हमारे एक PF के जैसा आप समझ के चलिए। और वो इकट्ठा होता है, लेकिन वहाँ का कोई निकाल नहीं सकता उस पैसे को। और जब वो रिटायरमेंट का समय आता है तो वो पैसा उस आदमी को दे दी जाता है। ये है सोशल सिक्योरिटी, ये है सामाजिक सुरक्षा, जो कि बहुत ही अलग है एक राजनीतिक सुरक्षा से। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। तो कॉन्सेप्ट प्लस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी को देखते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग अ वर्कर एंड हिज फैमिली। तो जो भी वर्कफोर्स है, जो वर्कर है, उसके जो भी सामाजिक दोष हैं उससे सुरक्षा की जाए। जैसे इलिटरेसी है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कैजुअलिटीज़ है, बल्कि यहाँ पे कहा जाएगा, टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि सोशल सिक्योरिटी एक तरीके से ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि जो भी आदमी काम कर रहा होगा उसको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, उसके फैमिली को सही एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक भट्टी में कोई बंदा काम कर रहा है और वहाँ पे 50 डिग्री का टेम्परेचर है, ऊपर से धूप है, गर्मी का मौसम है, और वहाँ पर वो 15 घंटे कट रहा है। समझ रहे हो? और ये चीज़ बहुत आसानी से कही जा सकती है, बहुत लॉजिकल भी लगती है कि एक प्राइवेट कंपनी का बंदा आकर के बोले कि भाई मेरी कंपनी में 15 घंटा आपको काम करना है, अगर आपको काम करना है तो करिए वरना निकल जाइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यही है हमारे देश में। आपको लास्ट इकोनॉमिक्स का वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, हमने बात किया था एक इकोनॉमी का, जिसके अंदर ये कहा गया था कि एक इकोनॉमी ऐसी होती है जिसमें कुछ चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें प्राइवेट के कंट्रोल में होती है। तो हमारे देश में जो भी पॉलिसीज़ होती है, जो भी गवर्नेंस होता है, हर एक चीज़ सरकार के कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के भी, कोई प्राइवेट ओन्ड कंपनी के भी नियम सरकार ही बनाएगी, बहुत सारे नियम, जिसके हिसाब से उसको चलना ही पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जा सके, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके कि उनको जीने के लिए वो एनवायरनमेंट अच्छा हो, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। ये चीज़ था पहला पॉइंट हमारा। प्रोफेसर A.B. अदरकर डेवलप्ड द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया इन 1944। अमेरिका में नहीं, वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में सबसे पहले B.P. अदरकर ने किया था, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए समझ लो कि B.P. अदरक कह लो तो थोड़ा सा याद रहेगा लंबे समय तक कि B.P. अदरक ने 1944 में किया था, आज़ादी से पहले ही हो गया था ये, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको आज़ादी से पहले वाली, तो ये चीज़ तो डाउट आपको नहीं रहेगा कि आज़ादी से बाद में हुआ था कि पहले हुआ था। बट ये अदरक वदरक करके नाम याद कर लो थोड़ा सा, तो क्या पता आपके दिमाग में घुसा रहे, ठीक है। अब कैजुअलिटीज़ का मतलब देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था ना कि हेल्थ रिलेटेड कैजुअलिटीज़। तो कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है इंक्लूड डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, बुढ़ापा भी, मौत भी। और अगर बच्चा है, किसी औरत के अगर बच्चा है और ऑफिस में पता चल गया कि भाई ये तो अभी 9 महीने इसको काम नहीं कर पाएगी तो हम निकाल देते हैं इसको, तो नहीं निकाल सकते हैं, इसके कानून है। क्योंकि हमारे देश में भी सोशल सिक्योरिटी है। भले हम सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन हमारे देश में भी सोशल सिक्योरिटी है जो कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है हमको, ठीक है। और अगर सोशल सिक्योरिटी का ही नहीं होता है तो वहाँ पर डेस्टिट्यूशन होता है, क्राइम होता है, चाइल्ड लेबर होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ ना, इस PDF का एक एक पेज, एक एक लाइन जो आपका है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी लाइन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जनरली इंडियाज सोशल सिक्योरिटी स्कीम कवर्स द फॉलोइंग सोशल सिक्योरिटी एरियाज। ये आपका एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बन सकता है
क्वेश्चन ये बनेगा कि आपसे पूछ लेगा कि इंडिया के सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इनमें से कौन से नहीं हैं, ये सारे दे देगा, इसमें से एक ही कोई होगा जो नहीं होंगे, और आपके क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेचुइटी है, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबिलिटी बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट है, हेल्थ के अंदर आपके मेडिकल भी हो गया, पेंशन के अंदर है, पेंशन के अंदर आपका रिटायरमेंट पेंशन, फैमिली पेंशन, ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा भी इसके अंदर कवर्ड है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मतलब कि सरकार क्या पॉलिसी लेके आ रही है या फिर क्या एक्ट लेकर के आई है सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट इनेक्ट द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ईएसआई एक्ट बोलते हैं। ईएसआई आपको पता होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर नौकरियां भी निकलती रहती हैं, असिस्टेंट की निकलती हैं, आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो वो एक डिपार्टमेंट है जो सरकारी है, जो कि सोशल सिक्योरिटी ही मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। और जो ये एक्ट था, उस एक्ट में क्या बना था, उस एक्ट में बना था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। और वैसे ही आपका एक सेकंड एग्जांपल है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। जब भी आप देखते हो ना कंपनियां पीएफ काटती हैं, क्यों काटती हैं, वो उसका कंपलसरी है उसको पीएफ काटना, ऐसा नहीं है कि वो मजे से काट रही है या बहुत अच्छी है इसलिए काट रही है, वो इसलिए काटती है क्योंकि सरकार बाध्य किया हुआ है कि आपको पीएफ काटना ही काटना है। जो भी आदमी कमा रहा है उसका एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जिसको वो बचा के रखे। सरकार ये चाहती है कि जो भी आदमी कमा रहा है वो एक हिस्सा अपना कमाई का बचा के रखे, जो कि फ्यूचर में उसको काम आएगा, बुढ़ापे में उसके लिए काम आएगा, ठीक है। और वैसे ही ये भी एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अब इन सब चीज़ों को डिटेल में देखने वाले, अभी हम ऊपर ऊपर से चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेबर लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो ये लेबर लॉ इन इंडिया है। लेबर लॉ के अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द टर्म लेबर लेजिस्लेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द टर्म लेबर लेजिस्लेशन इज यूज्ड टू कवर ऑल द लॉज विच हैव बीन इनेक्टेड टू डील विथ एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में कोई भी आदमी एम्प्लॉयड है, उससे रिलेटेड जितने भी कानून बने हैं, जितने भी कानून है, जरूरी नहीं है कि आपके वो डीपीएसपी हो, ठीक है। मतलब डीपीएसपी नहीं पता है तो पता चलेगा आपको थोड़ी देर में, या फिर कोई ऐसा नहीं कि कोई एक कानून, जैसे सिर्फ लेबर एक्ट जो बना हुआ है सिर्फ वही नहीं, जितने भी कानून बने हुए उन सबको मिला के हम लोग बोलेंगे लेबर लेजिस्लेशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने पॉइंट के ऊपर ही। यहाँ पे सेकंड हम पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल कनेक्ट इसका ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स कराची रिजोल्यूशन स्टेटेड दैट द स्टेट शैल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड सिक्योर देम बाय लिविंग वेजेस, हेल्दी वर्क कंडीशन, सिकनेस एटसेट्रा। कराची रिजोल्यूशन जो आपका है वो 1931 में हुआ था, ठीक है। ये आपका कराची में हुआ था। आप ऑब्वियसली कराची नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा, आज़ादी से पहले का ही है। ये ना आपका 1931 में जब गांधी जी दांडी यात्रा में आई थिंक जब जेल गए थे, उसके बाद जब बाहर निकले थे ना, तो ये हुआ था कराची रेजोल्यूशन। और इसके अंदर इसके बारे में भी बात हुई थी, सबसे पहली बार यही बात हुई थी, ठीक है। तो 1931 में हुआ था कराची रेजोल्यूशन। ध्यान रहे एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। कराची रेजोल्यूशन आपका हिस्टोरिकल कनेक्ट है लेबर लेजिस्लेटर से और लेबर लॉ से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज जो हमारा है वो है नीड फॉर लेबर लेजिस्लेशन इंडिया की जरूरत ही क्या थी, जरूरत क्या थी देख लेते हैं। नेसेसरी फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, नेसेसरी टू प्रोटेक्ट वर्कर अगेंस्ट ऑपरेसिव टर्म्स एज इंडिविजुअल, वर्कर इज इकोनॉमिकली वीक एंड हैज लिटिल बार्गेन पावर। आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे, कोई बहुत बड़े पॉइंट इसके अंदर नहीं है। टू डील विथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, टू इन्फोर्स सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर स्कीम। ये सारे पॉइंट आपको नॉर्मल लग रहे हैं और नॉर्मल हैं ही, सब समझने वाले पॉइंट हैं। एग्जामिनेशन में क्या आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपके हैं, एक पॉइंट दे देगा जो कि नहीं होगा, जो इनकरेक्ट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कितने पॉइंट इसके अंदर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ऐसे आ सकता है। तो ऑप्शन दे सकता है 1 2 करेक्ट है या फिर 2 3 करेक्ट है, और आपको स्टेटमेंट दे देगा 3 4, जो स्टेटमेंट इनमें से एक होगा और एक उसके अंदर इनकरेक्ट आपका ऑप्शन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर से भी आपके बन सकते हैं। तो आपको बता ही चुका हूँ पीडीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे फॉलो करो और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, ठीक है। मोटा मोटी मैं बता दूं, जितने भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर जो बेचारा वर्कर होता है छोटे लेवल पे, वो उसके ज़्यादा पावर नहीं होती है, वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाता है कि ज़्यादा कुछ बोल सके, उसको कुछ भी बोल के निकाला भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, ये सब चीज़ें ना कर पाए कोई, इसी के लिए लेबर एक्ट हमारा बना था। यही आपका लिखा हुआ है लेबर रजिस्ट्रेशन, इसी चीज़ के लिए बना था आपका, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया लेबर रजिस्ट्रेशन के बारे में।
अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर 2 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और डीपीएसपी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में अब आगे हम मोस्टली डीपीएसपी पे ही बात करने वाले हैं। एक बार इसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसको समझने से पहले आप ये समझ के चलिए कि जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक ये बहुत अटूट, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है डीपीएसपी। जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो एक बेसिक वीडियो मेरा देख सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय नोवर निखिल, सर्च कर देना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। 4 साल पुराना वीडियो है, तो 10-12 मिनट में मैंने ये बता दिया बेसिक कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए। अब हम आ जाते हैं वापस टॉपिक के ऊपर। देखिए, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 25 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें से पहले 3 हटा दें तो जो हमारा चौथा पार्ट है, 4th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और इसका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, नाम सुन के इसका ऐसा लगता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जैसे कि केंद्र सरकार ये बता रही हो कि राज्य सरकार को किस तरीके से चीज़ें चलानी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा हो। मुझे भी पहले लगता था इसका नाम सुन के कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है राज्य सरकारों को कि आपको इस तरीके से अपने राज्यों को चलाना है, ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके हिसाब से आपको चलाना है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था, ये बाद में पता चला जब थोड़ा सा और पढ़ने लग गया। इसका मतलब यहाँ पर ये था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में संविधान स्टेट को, स्टेट का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्टेट का मतलब है हर एक चीज कवर्ड है इसके अंदर। कौन कौन कवर्ड है? लेजिस्लेशन, जो कानून बनाता है, ठीक है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और जो उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी। इसके अलावा जितने भी हमारी लोकल अथॉरिटीज है, हर एक चीज हमारा स्टेट में कवर्ड है। तो जितनी भी आपकी बॉडीज है ना गवर्नमेंट की, वो सब कुछ कवर्ड है स्टेट के अंदर। तो ये सबके लिए है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल। संविधान कुछ प्रिंसिपल दिया है, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया है कि इसके हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, इसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है आपका डीपीएसपी। बेसिक में आपको आइडिया दे रहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। ठीक है, अब पढ़ते हैं। DPSP constitute a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state। जो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल है ना, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में डीपीएसपी को कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस, ये याद रहे आपको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, रिकमेंडेशन है, जो कि स्टेट को, स्टेट का मतलब क्या है, हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सब इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम स्टेट का मतलब क्या है, अच्छे से आप टर्म में देख लीजिए आप। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अलावा ऑल लोकल अथॉरिटीज, ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री। तो सब कुछ इसके अंदर आपका कवर्ड है, एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेटिव भी। आपको समझ में ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब अगला पॉइंट डीपीएसपी का ये है कि डीपीएसपी इंश्योर्स सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर, अनलाइकली एफआर मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स विच आर नेगेटिव इन नेचर। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत अजीब लगेगी कि यार ये फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव और डीपीएसपी को पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं। यहाँ देखो, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट्स है, क्यों कह रहे हैं आखिर ऐसा। आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब समझिए कि आखिर इसका मतलब ही क्या है, ये बना ही क्यों है। बना बस 3 चीज़ों के लिए है कि समाज में इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल वेलफेयर लाया जा सके, हार्मनी लाया जा सके इन तीनों ही हिस्सों में। और इन तीनों ही हिस्सों का जो जिम्मेदारी दी गई है वो डीपीएसपी पे है और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव और डीपीएसपी पॉजिटिव क्यों हो गए? ये इसलिए हो गए क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव इसलिए है क्योंकि संविधान में उन राइट्स को लिख करके ये कहा गया है कि सरकार ये चीजें नहीं करेगी। जैसे कि ये कहा गया है कि सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ना सेक्स के बेसिस पे, ना ही किसी और चीज के बेसिस पे, ना ही कास्ट के बेसिस पे। समझ में आपको? तो ये नेगेटिव लिस्ट है कि क्या सरकार को नहीं करना है। समझ में आपको? तो ये नेगेटिव लिस्ट है फंडामेंटल राइट सरकार के लिए। पॉजिटिव क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी में लिखा गया है कि सरकार को क्या क्या करना है। समझ में आपको? पॉइंट पे आ जाते हैं। इसीलिए डीपीएसपी को पॉजिटिव और हमारा फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। डीपीएसपी रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्यूमरेटेड इन GO यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19
35। ये अगेन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये सब आपका जो ये टर्म है ना, जो यहाँ पे लिखा रहा है सोशो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए है, ठीक है, और जो हमारा डीपीएसपी है वो इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी के लिए है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोगों के अंदर हार्मनी आए, ना कि पॉलिटिकल आए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। अब हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी आया कहां से? तो डीपीएसपी आया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। लेकिन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया? तो वो आया आयरिश से, ठीक है। तो सबसे पहले आयरिश में ही आया था डीपीएसपी, ठीक है। तो आयरिश से स्पेनिश ने लिया और स्पेनिश से हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में कवर्ड होता है? तो पार्ट 4 है हमारा। पार्ट 4 में हमारा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक कवर है डीपीएसपी। ये हमारा हो गया सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ खत्म। अब हम आ जाते हैं सीधा एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं। सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। देखते जाइए अब आप। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स बट ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट दीज आर द क्लासिफाइड इनटू सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। देखिए डीपीएसपी जो है उसको किसी भी हिस्सों में नहीं डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 36 से स्टार्ट करके 51 में खत्म कर दिया गया है। तो हम क्यों बांट रहे हैं? हम इसलिए बांट रहे हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आए, डीपीएसपी का पर्पस समझ में आए कि किस तरीके से वो अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके समाज में हार्मनी लेकर के आ रहा है। तो उसमें टोटल 3 प्रिंसिपल्स हमारे सामने निकल के आते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट का मतलब यह है कि समाज में हर किसी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो है। गांधीयन के अंदर ज़्यादातर ग्रामीण के लिए होता है, ग्रामीण के लिए या फिर हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए चीज़ें होती है। और थर्ड पॉइंट है हमारा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, मतलब कि जो भी लिबरल लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनके हिसाब से, उनको पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम एक गरीब नहीं समझ सकता, लेकिन लिबरल समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल समझ सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों ही पॉइंट को रखा गया है। और तीनों ही जैसे कि आपको 36 से स्टार्ट करके लगातार नहीं पढ़ाया जाएगा, इन 3 के अंदर डिवाइड कर दिया गया है आपका, ठीक है। और कुछ आर्टिकल मैच भी होते हैं। और यहां पर आपके एग्जामिनेशन में गलती मत करना, जो चीज़ें बता रहा हूं ध्यान से सुनते चलना। 36 और 37 जो आपका आर्टिकल है वो बस इस चीज़ के ऊपर है कि ये कहाँ लगेगा, किस पे लगेगा, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका 38 आर्टिकल से हो जाता है, ठीक है। एक बार रीड बस आप कर लेना जरूर। तो हम आ जाते हैं आर्टिकल 38 पे, जो कि हमारा हम सबसे पहले देख रहे हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। 38 पे देखते हैं। 38 में लिखा है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर बाय इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो बस सामाजिक ऑर्डर बना रहे, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए लिखा गया है आर्टिकल 38 के अंदर। तो हमने सबसे पहला पॉइंट अभी पढ़ा आर्टिकल 38 का। इसके अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखो, बाय इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये पूछ लेगा ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 38 के अंदर है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस में से एक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल किसके अंदर आता है? तो ये भी आर्टिकल 38 के अंदर आता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट देखते हैं जो यहाँ पर बाद में ऐड किया गया आर्टिकल 38 में, वो है, ये है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये 44th अमेंडमेंट में लाया गया था। ये आपसे पूछ सकता है, एक तो अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, वो ये है कि इनकम की जो इनइक्वालिटी है ना, कि अमीर के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और गरीब के पास बहुत ही कम पैसा है, मतलब 70% जो पैसा है वो टॉप 1 या 2% लोगों के पास है। इस चीज़ को कैसे बराबर किया जाए, इनकम की इनइक्वालिटीज़ को, अपॉर्चुनिटी यानी मौक़ों की भी इनइक्वालिटीज़ को कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसको हम लोग आर्टिकल 38 में देख रहे हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन करना तो उसके अंदर भी है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उसके लिए अलग से चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो डीपीएसपी यहाँ पर आपका आंसर भी होगा, साथ ही साथ आपको डीपीएसपी का यह आर्टिकल भी याद करना पड़ेगा कि आर्टिकल 38 के अंदर ही दिया गया। तो 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 38 में कहा गया है। और पूछे कि डीपीएसपी में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है, ऐसे नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन डीपीएसपी आप चुनोगे वहां पे, ठीक है।
तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 39 के ऊपर, जो कि अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन्स। ये साफ साफ यही लाइन पूछ लेगा आपसे कि भाई ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में है। या फिर ये पूछ लेगा ये लाइन दे करके कि ये किसके अंदर कवर्ड है, डीपीएसपी में कवर्ड है, फंडामेंटल राइट्स में कवर्ड है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी में कवर है। तो आपको मारना है यहाँ पे डीपीएसपी, ठीक है। अब इसके अंदर आइए नेक्स्ट पे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग ऑल। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है पिछले साल का कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, जो रिसोर्सेस को सब में बराबर बंटना चाहिए, ये किसके अंदर है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स है, क्या ये डीपीएसपी है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है? ये सब क्वेश्चन आ चुका है और इसके अंदर आपको डीपीएसपी टिक मारना है। आपको ध्यान से देखते हुए चलना है यहाँ पे कि कैसे ये फंडामेंटल राइट से अलग है चीज़ें जो यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, हमारे सामने देखा यूपीएससी का। एक और यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी आपका आर्टिकल 39 में कवर है और डीपीएसपी के अंदर कवर्ड है। अब हम सेकंड पे आते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन किसके अंदर है? तो आर्टिकल 39 के अंदर है और डीपीएसपी के अंदर है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज, ये भी आर्टिकल 39 और डीपीएसपी के अंदर है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन है, मतलब सेक्स के बेसिस पे किसी को कम सैलरी दी जाती है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो गया और यहाँ का भी हो गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो इक्वल पे है ये क्या चीज़ का वायलेशन है, तो हम दोनों का टिक मारेंगे अगर दोनों ऑप्शन होगा तो। 1 और 2 और 3 पूछता है आपसे करेक्ट कौन सा है, तो हम दोनों के अंदर टिक मारेंगे, बल्कि हम इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी टिक मारेंगे अगर वो भी लिखा हुआ है तो हमारे तीनों के अंदर ये प्रोहिबिटेड है कि हम लोग सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करें। हमारी ड्यूटी भी है, हमारा ये अधिकार, मतलब सरकारी जो अधिकार है वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन इसका बैन है, और हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी बैन है। तो ये तीनों ही तरीके से ना है, ठीक है। तो आपको ऐसे देख के चलना है, ऐसा नहीं है कि जो डीपीएसपी में लिखा गया है वो कहीं और भी नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आर्टिकल 41 हम देखते हैं, ठीक है। वैसे जो डीपीएसपी के अंदर चीज़ें दी गई है ना, यही चीज़ें ऐड और रिमूव होती रहती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। डीपीएसपी में ऐड रिमूव नहीं होता है ज़्यादा कुछ, लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड रिमूव डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इस के अंदर कहा गया कि ये चीज़ें हमको करनी है कभी ना कभी, तो भविष्य में क्या पता हम लोग करें, वो यहीं से उठा करके की जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल 41, टू इंश्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। अब ये आर्टिकल 41 के तहत ही फंडामेंटल राइट्स में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन है, जो हमारा पढ़ाई का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट में था नहीं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसमें प्रॉपर्टी हटा के एजुकेशन डाला। क्यों डाला? क्योंकि पहले से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था कि ये चीज़ें हमको करनी है, आज नहीं हो सकती हैं लेकिन भविष्य में करेंगे, तो भविष्य में कर दी। उस वक्त देश नहीं था इस स्थिति में कि फ्री में एजुकेशन दे सके, आज है तो कर दिया। समझ में आया आपको? तो आर्टिकल 41 ये आपका हो गया। आते हैं आर्टिकल 42 के ऊपर। आर्टिकल 42 में है, द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ये अगेन आर्टिकल 42 है और डीपीएसपी का पार्ट है हमारा, कि ऐसी वर्केबल कंडीशन हो। ऐसा ना हो कि किसी के पास बारिश है, छती नहीं है और वहाँ पे आपको बैठ के काम करना है 10 घंटे 8 घंटे, कोई ऐसी कंडीशन। और आप कह सकते हो कंपनी बोले कि भाई सबको पता था ना, दिख रहे थे ना कि छत नहीं लगा हुआ है, फिर भी क्यों आए काम करने के लिए, और आया तो करो। तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको काम करने लायक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। आपने अगर स्टील फैक्ट्री पे लोगों को बैठाया हुआ है और कह रहे हो कि आप हाथ से चीज़ों को छुओ, आप उनके सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आप लॉ का वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। एक डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में एक और अंतर है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो कोर्ट में, डीपीएसपी में नहीं कर सकते। जैसे ये तो डीपीएसपी में लिखा हुआ है ना कि आपको ऐसा देना है, लेकिन इसके ऊपर एक्ट भी बन गया है, इसको हमने लागू भी कर दिया है। यही तो है सोशल सिक्योरिटी। डीपीएसपी में तो वो चीज़ें हैं कि क्या हो सकती हैं, और सोशल सिक्योरिटी में है क्या क्या लागू हो चुका है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लागू कर चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ डीपीएसपी में लिखा हुआ है और लागू नहीं किए हैं तो आप केस नहीं कर सकते कि आप जाके कोर्ट में केस कर रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर केस नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट से आप केस कर सकते हो कि बोला भाई मेरा अधिकार है, सरकार ने कैसे मना कर दिया। मना करेगी तो झुकेगी सरकार कोर्ट में, उसके खिलाफ आदेश होगा, लेकिन डीपीएसपी के खिलाफ नहीं होगा।
चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आ जाते हैं आर्टिकल 43 के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन, वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव कौन सा आर्टिकल है सीधा पूछ लेगा, 42 मारना है आपको, ठीक है। 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा आपको ये PDF, हल्के में नहीं छोड़ना है। आर्टिकल 43, द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ। हर एक इंसान जो काम कर रहा होगा उसका एक डिसेंट सैलरी भी होना चाहिए, जिसमें वो एक नॉर्मल, एक अच्छी जिंदगी बिता सके। इसीलिए तो हमने देखा है कि हमारे देश में मिनिमम है ना, कि आप एक मजदूर को मिनिमम इतना पैसा देना है आपको। अब आप कभी आप घर बनवाने जाओगे, कभी आप मजदूर से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि मजदूर अब इतने पैसा मांगते हैं जो कि उसको पता है, उसको भी कानून पता है कि सरकार ने फिक्स किया कि इससे कम आप दे ही नहीं सकते। उससे कम आप दे रहे हो तो आप इलीगल काम कर रहे हो। तो सरकार ने उन कानून कैसे बनाया, यहीं से उठा करके बनाया है। यहीं से उसको बताया गया था संविधान बनते वक्त कि हमको ये चीजें लागू करनी है, तो जब वक्त आया तो लागू की गई, है ना। टू इंश्योर ऑल द वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। 43A पे आते हैं। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसीलिए तो यूनियन एक्ट बना, ठीक है। और ये स्टेट पीसी से आपका क्वेश्चन है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर कौन से आर्टिकल के अंदर है आपका, तो आर्टिकल 43A में है। और ये DPSB का पार्ट है। इसके अंदर हम इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, क्योंकि वहां पर भी यूनियन बनाने का हमको अधिकार है। तो वहां पर हमको यूनियन बनाने का अधिकार तो है, लेकिन आपके ऑप्शंस में फंडामेंटल राइट्स ना लिखे हों लेकिन DPSP लिखा हो तो आप DPSP टिक मारोगे और दोनों आपके ऑप्शन में देगा नहीं। ऐसा कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, एक ही आपका ऑप्शन आएगा इन दोनों में से। या फिर ऐसा चुनने के लिए बोलेगा कि दोनों क्या चुनना है, तो दोनों आप चुन लेना, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जो है, इसी को बढ़ाने के लिए यूनियन बनाया गया। यूनियन बनाया गया ताकि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उनके बीच में एक वार्तालाप हो सके, ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा बन सके। ऐसा ना हो कि इनका कोई सुनने वाला ही नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 47 पे जाते हैं। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। बस ये पब्लिक हेल्थ का एक बेसिक जो स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो। बच्चों को बचपन में माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, वो पेट निकल गया है बचपन में, बड़ा होते जा रहा है, हड्डियाँ कमजोर है तो कभी एथलीट नहीं बन पाएगा, उसको बचपन से ही डिप्राइव रहेगा वो ऐसी चीज़ों की वजह से, तो वो एक बायोलॉजिकल डिप्रिवेशन हो जाएगा, उसका शरीर ही नहीं बन पाएगा उस तरीके से कि वो कुछ भी काम कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट किया गया है। ये सोशल सिक्योरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी का मतलब पार्ट है। अब हम आ जाते हैं गांधीयन के ऊपर। ऊपर आपने देखा समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अब गांधीयन के हिसाब से देख लेते हैं। आपको बताया था ये सब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, विलेज से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा करते हैं। तो आर्टिकल 40 आ जाता है, ये आपका गांधीयन पे है। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये गांधी जी का ही था और ये बाद में इसीलिए ऐड किया गया आपका 72nd अमेंडमेंट में, आई थिंक ऐड किया गया था बाद में। जो पंचायत जो आपका बैठता है ना, वो गांधी जी के ही प्रिंसिपल से आया है, ठीक है। DPSP में पहले से ही था और ये बाद में आपका ऐड हुआ हमारे पंचायती राज का जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, बाद में ऐड हुआ। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आर्टिकल 40 में ये चीज़ पहले से दी गई थी, आपको याद रखना है। आर्टिकल 43 है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। आपको समझ में आया, कॉटन इंडस्ट्रीज अगर आ जाएगा तो आर्टिकल 43 आप समझ लेना। 40 से ऊपर गांधीयन है और 43 आपका कॉटन इंडस्ट्रीज के ऊपर है। आपको 43 ऊपर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ जाएगा आपको कि गांधीयन में भी है, यहाँ पर भी है। तो इसका एक पॉइंट ऊपर आता है और एक पॉइंट नीचे आता है। पहला पॉइंट याद करिए क्या था, जितने भी लोग थे उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए, लाइफ मिल जाए। उसी के जो सेकंड पॉइंट है वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, तो वो हमारे गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट को हमने गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर कर दिया है, ठीक है। 43B जो हमारा है, टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देखोगे अमूल जो बना हुआ कैसे बना, वो सब यहीं से एम्फेसिस हुआ है, आर्टिकल 43B। लेकिन अगेन आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वहां पर भी जो यूनियन बनाने का अधिकार है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपके कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना हमारा फंडामेंटल राइट है कि DPSP है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। दोनों है ऐसा पूछ सकता है, तो आपको दोनों चुनना है, ठीक है। आपको फंडामेंटल राइट भी यहां पर चुनना है और आपको DPSP में भी चुनना है, दोनों को आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि ये दोनों के अंदर ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा। आर्टिकल 46 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 46 क्या कहता है, द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली दैट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छा रिलेट कर पाओगे।
आपने देखा लेटेस्ट में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया गया। कहाँ से दिया गया? आपको क्या लग रहा है सरकार ऐसे उठती है और कुछ भी बना देती है? ऐसा नहीं है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया गया है कि ये चीजें आपको करनी है, आज नहीं तो कल करनी ही है। इसी के ऊपर किया हुआ, ऐसा नहीं है कि ये सब अंबेडकर जी और उस वक्त के लोगों ने लिखा था ना, आज के लोगों ने थोड़ी लिखा था कि हिंदू और मुस्लिम और इस चीज से अलग करना है। लेकिन ये पहले ही लिखा गया था कि वीकर सेक्शन के लिए करना है, स्पेशली SC ST के लिए। तो SC ST के लिए तो पहले से किया हुआ है, और ये वीकर सेक्शन के लिए भी कर दिया, जो कि EWS का रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, वो यहां से उठा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें अच्छा लग रहा होगा। आर्टिकल 47 पे आते हैं। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ। इसके अंदर दवाइयाँ नहीं है, दवाई भी होती है कई सारी जिसमें ड्रग्स होता है, वो सब नहीं है। लेकिन शराब पीना कैसे बिहार में बैन हो गया? शराब पीना बिहार में बैन हो गया ना। आपको लग रहा होगा ऐसे ही क्यों कर दिया उठ के? भाई DPSP में भी दिया हुआ है कि कभी ना कभी करना है, तो आज कर दिया। गुजरात में पहले से ही बैन है, और अब पहली बार किसी राज्य में इतने साल के बाद बैन हुआ है, तो बिहार में बैन हो गया। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अगर फ्यूचर में दिखे और भी कोई राज्य बैन कर रहा हो तो, है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल 47 देख लिया हमने। आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 48 के ऊपर। आर्टिकल 48 क्या करता है? आर्टिकल 48 प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स एंड अदर मिल्च एंड ड्राफ्ट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। मतलब ये है कि गाय की जो हत्या है, जो गाय हत्या है, उसको बैन किया जाए। और बछड़े होते हैं, काफ्स मतलब होता है बछड़े जो होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। मिल्च होता है, और दूध वाले जो होते हैं, बकरी वकरी भी एक तरीके से, मतलब कि दूध वाला प्रोडक्ट जो देते हैं ना, जिनसे दूध मिलता है, जैसे ऊँट से भी मिलता है, तो उनको भी। और इसके अलावा ये ड्राफ्ट्स कैटल, मतलब कि जो आपके मेल वर्जन होते हैं, जैसे बैल हो गया आपका, और ऐसे जो हो गया ना, जो मेल वर्जन हो गया, जो कि खेती में यूज़ होते हैं, वो इन सब के जो स्लॉटर है, इनको प्रोहिबिट किया जाए। तो अगर कल को मोदी जी मान लीजिए कर देते हैं ऐसा, तो आप ये मत सोच के चलना कि उन्होंने अपने मन से किया हुआ है, या फिर एकदम ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे DPSP में लिखा गया है। ये अंबेडकर साहब और जितने भी आपको उस वक्त के ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग बैठे हुए थे, उन सबका डिसीजन था ये चीज़ को करना। ये बाद में अमेंडमेंट ला करके नहीं ऐड हुआ है, ये पहले से ही था यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 48। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लिबरल का प्रिंसिपल्स देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 44 से शुरू है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता ही है, सामान्य नागरिक संहिता, जो कि सबके लिए एक ही कानून लेकर के आने वाली है सरकार। कहते हैं बार बार BJP वाले कि लेके आएंगे, तो वो ऐसे नहीं कहते हैं। तो अगर कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड आने लग गया हमारे देश में, तो आप ये मत सोच के चलिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की सरकार लेकर के आ रही है या फिर गलत कर रही है। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब संविधान बना, उस वक्त के लोग और इंक्लूडिंग अंबेडकर साहब, ये सब लोग के हिसाब से ये चीज़ होना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो पूरे के पूरे देश में। तो अगर लेकर के आती है सरकार, तो ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, ठीक है। आर्टिकल 44 के अंदर कवर हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, आर्टिकल 44 के अंदर कवर हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है कि बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है कि DPSP के अंदर कहाँ पर कवर्ड है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 मार रहे हैं आपको। 45 देखते हैं। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। और आपको देखो, जो आपको यह लिखा हुआ है ना यहाँ पे पॉइंट, और ये VVI लिखा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर भी मार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क है। कंटेन्स इन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बताता हूँ। जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 6 साल तक के बच्चे के लिए जो पढ़ाई हो, वो तो DPSP में दिया हुआ है, अप टू 6 ईयर्स। लेकिन अगर पूछ लेता है इसके बाद वाला, राइट टू एजुकेशन याद है आपको, तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आ जाएंगे जब हम 6 से ऊपर की बात करेंगे, और 6 से पहले में DPSP के अंदर दिया हुआ है। तो प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, समझ रहे हो, आपको प्री स्कूलिंग जो होती है उनके लिए, 6 साल के बच्चे तक के लिए, ठीक है। इस ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 48 देखते हैं। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाया जाए और फैसिलिटेट किया जाए। जैसे कि नई गाय लेकर के आते हैं, जर्सी गाय लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे ही कैटल के अंदर भी नया नया कुछ किया जाए, और मतलब अलग अलग तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए साइंटिफिक मेथड से, ये लिखा हुआ है। 48A के अंदर क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। जो भी फॉरेस्ट रिजर्व हम लोग ने कह देते हैं कि रिजर्व हो चुका है, तो यहाँ पर ना पेड़ कटते हैं और ना ही जानवरों को मारा जाता है, वो वहीं पर खुला रहता है।
रहते हैं, वहाँ पे जानवर इंसान को मार देंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इंसान अगर जानवर को मारेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व की जाती हैं, वो सब इसी आर्टिकल के अंदर की जाती है। ठीक है, 49 के अंदर क्या है, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। आपको पता ही है, खुद प्रोटेक्ट करती है सरकार, इसके लिए बाकायदा एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का जो इसके ऊपर ही काम करता है। और जितने भी टिकट्स वगैरह लगते हैं ना, आपको कहीं पे जाते हो, ताजमहल में घूमने के लिए कहीं पे भी जाते हो, तो टिकट के पैसों से ही मेंटेनेंस होती है वहाँ के। ठीक है, आर्टिकल 50 पे आते हैं, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसका क्या मतलब है, जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के काम में हस्तक्षेप ना करे। अक्सर आज के डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि जुडिशरी हस्तक्षेप करती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये वन ऑफ द प्रॉब्लम्स में से एक है। ठीक है, लेकिन स्टेट को इसके ऊपर कदम नहीं उठाता, कोई एक्ट या कोई कानून नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि ऐसा कानून बनाया जाए जो कि इन दोनों को अलग करे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। 51 तो है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। आपको समझ में आया, बाकी देशों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार रखना है, यही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अमेंडमेंट के ऊपर। कितने अमेंडमेंट आए डीपीएसपी के अंदर, ध्यान से देखिएगा। 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में। इट इंट्रोड्यूसेस सर्टेन चेंजेस इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एडिंग न्यू डायरेक्टिव्स। आर्टिकल 39A टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, गरीबों को फ्री लीगल एड किया जाए। अब आपको हमेशा दिख रहा होगा केजरीवाल को लोग गाली देते होंगे, फ्री क्यों दे रहा है भाई, बिजली क्यों फ्री दे रहा है, हेल्थ क्यों फ्री दे रहा है। देख रहे हो क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है फ्री देना है भाई, ये सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। अगर वो पूरा का पूरा हर एक चीज़ फ्री दे दे केजरीवाल, तभी भी उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये हमको पहले से ही बताया गया है कि हमको अल्टीमेटली सरकार को देना है कि हेल्थ फ्री होनी ही है। कैसे कनाडा में फ्री है आज के डेट में हेल्थ, तो होनी है, हमारे देश में भी होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। समझ में आया आपको। तो ये आर्टिकल 43A जो है हुआ था, ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसी के अंदर था। मैंने आपको बता चुका हूँ, तो जो यूनियन वाला एक्ट था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 48A के अंदर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को लेकर के है। ठीक है, 44th के अंदर क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर आया था। इट इंसर्टेड सेक्शन 2 to Article 38 which declares that the state in particular shall strive to minimize economic inequalities। वो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे इकट्ठा आपका सारा अमेंडमेंट इसलिए दे दिया गया है कि आपको अमेंडमेंट पढ़ना होगा, ये बेसिकली नोट्स है, तो अमेंडमेंट पढ़ना होगा तो आपको काम आ जाएगा यहाँ पे वो। ठीक है, मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इट ऑल्सो एलिमिनेट द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इसी की वजह से प्रॉपर्टी का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। प्रॉपर्टी का अधिकार इसलिए हटा दिया गया क्योंकि हमको तो बैलेंस मेंटेन करना है प्रॉपर्टी का। तो एक बंदा प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदे जा रहा है, कह रहा है कि मेरा तो अधिकार है, तो वो यहाँ पर इसीलिए राइट टू हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हटा दिया गया। 86th अमेंडमेंट जो सबसे लेटेस्ट में हुआ था 2002 में, इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो अल्टीमेटली ये होना ही है, जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो वहाँ पर आनी ही है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने ही है कभी ना कभी। ठीक है, तो जो हमारा डीपीएसपी के अंदर के अलावा सोशल सिक्योरिटी कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, तो इन 3 जगहों पे आया हुआ है। तो आर्टिकल 335 जो कि हमारा है पार्ट 16, वो क्लेम क्या करता है, एससी और एसटी टू सर्विसेज, मतलब जो सिविल सर्विसेज है उसके अंदर एससी एसटी को मतलब रिजर्वेशन वगैरह देना। आर्टिकल 350A पार्ट 7, आर्टिकल 351A आपका पार्ट 7, इसके अंदर आपका इंस्ट्रक्शन है मदर टंग को लेकर के, और नीचे डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, मदर टंग को तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज भी हमारा एक डीपीएसपी के अंदर आता है। इसका मतलब कभी ना कभी जब भारत सरकार कभी भी आपको दिखता होगा हिंदी को कहती है कि भारत की मेन लैंग्वेज बनाएगी, नेशनल लैंग्वेज बनाएगी, तो एक बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं डीपीएसपी में भी माना गया है कि इसको हमको अल्टीमेटली कभी ना कभी करना है। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 3 जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमने इतना देख लिया है, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमने आई थिंक 2 चैप्टर का हर एक पॉइंट देख चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।